नमस्कार, दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन से सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत मोरबी में हुए भयावह हादसे से, जिसकी शुरुआती जांच शुरू हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उस पुल की सही तरीके से मरम्मत हुई भी थी या फिर नहीं। एफआईआर में कहा गया है कि पुल की सही तरीके से मरम्मत नहीं की गई थी, जिसकी वजह से लापरवाही बरती गई और ये भयावह हादसा हुआ। वहीं ओरेवा कंपनी का दावा था कि ये पुल करीब 8 से 10 साल चलेगा, जो एक हफ्ता भी नहीं टिक पाया। देखिए रिपोर्ट। पिछले हफ्ते मोरबी सस्पेंशन ब्रिज के फिर से खोले जाने की ये तस्वीरें। ये हैं जयसुख भाई पटेल और उनका परिवार। जयसुख भाई उस फर्म ओरेवा के प्रमुख हैं जिसने इस पुल की मरम्मत करवाकर 5 दिन पहले 26 अक्टूबर को उसे फिर से खोल दिया था। ओरेवा नाम की उनकी कंपनी घड़ी, कैलकुलेटर, एलईडी लाइट्स और ऐसे अन्य सामान बनाने के लिए जानी जाती है। ये ओरेवा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब है और ये बड़ा बोर्ड कहता है कि ये कंपनी घड़ियां बनाती है, अलार्म क्लॉक्स बनाती है, टेलीफोन बनाती है, कैलकुलेटर बनाती है, सीएफएल बनाती है, पर कहीं पर भी ये कंपनी पुल बनाती है या उनकी मरम्मत करती है, ऐसा ना तो दिखाया गया है, ना ही उसके बारे में कोई जिक्र है। बड़ा सवाल यही है कि बिना टेंडर के क्यों एक ऐसी कंपनी जो घड़ी बनाती है, जो सीएफएल बनाती है, उसको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पुलिस ने सस्पेंशन ब्रिज हादसे में जो एफआईआर दायर की है, उसमें कहा गया है कि जिन व्यक्तियों या एजेंसियों को इस केबल ब्रिज के मरम्मत, रखरखाव और मैनेजमेंट का काम सौंपा गया था, उन्होंने मरम्मत और रखरखाव का काम ठीक से नहीं किया। जैसे उन्होंने पुल का ठीक से क्वालिटी चेक नहीं किया और उसकी उचित देखभाल और मैनेजमेंट नहीं किया। इस गंभीर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के चलते 26 अक्टूबर 2022 को यह पुल जनता के लिए खोल दिया गया, जबकि ये आशंका थी कि ऐसा करने से लोगों को चोट लग सकती है और मौत भी हो सकती है। इसी कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये पुल तब टूटा जब एक पुराना केबल जो मरम्मत के दौरान बदला नहीं गया था, वो लोगों के बोझ के आगे टूट गया। इससे एक झटके में पुल पर खड़े करीब 300 लोग सीधे नीचे नदी में गिर गए। वैसे कई साल से ये बात उठ रही थी कि 100 साल पुराना ये सस्पेंशन ब्रिज कितना खतरनाक साबित हो सकता है। एनडीटीवी की जांच में कई बातें सामने आई हैं। पिछले हफ्ते ही ओरेवा के मालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी कंपनी ने पुल की नए सिरे से मरम्मत का काम एक छोटी कंपनी को सौंप दिया था, जिसमें 2 करोड़ रुपए की लागत आई। હવે આ બ્રિજ છે એ હેંગિંગ બ્રિજ છે અને હેંગિંગ બ્રિજને હેંગિંગની જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એ રાખવા માટે થઈને એ ટાઈપની ऐसे पुल की नए सिरे से मरम्मत के लिए हमने जिंदल जैसी कंपनियों से तकनीकी पहलुओं पर सलाह ली। तकनीकी जरूरत के मुताबिक पुल के लिए सामान मंगवाया गया। प्रकाश भाई की कंपनी भी इसमें शामिल थी, जिन्होंने 2007 के भूकंप के बाद मरम्मत का कुछ काम किया था। हमने नए सिरे से मरम्मत का काम उन्हें दिया और इसका पूरा बजट करीब 2 करोड़ रुपए आया। हमने पुल की 100% मरम्मत कर दी है। જે કંઈ પણ ડેમેજ હતો ત્યારે બી એમને રિપેર કર્યું ને એને જ આપેલું ને અંદાજે 2 કરોડ રૂપિયાની આસપાસના ખર્ચે આ 100% રિનોવેટ અમે લોકોએ કરેલું છે। ओरेवा कंपनी को एंट्री फीस लेकर पुल का प्रबंधन 7 साल के लिए करना था। ये फीस हर साल बढ़ाई जानी थी। આપણે જે કલેક્ટર કચેરી, કલેક્ટર શ્રી મોરબી અને મોરબી નગરપાલિકાના मुझे ठीक एग्रीमेंट याद नहीं है। हम अगले 7 साल में हर साल 1 से 2 रुपए बढ़ाएंगे। हमारी कंपनी ऑपरेशन, मेंटेनेंस और लाइटिंग संभालेगी। लाइटिंग के लिए हमने अहमदाबाद की एक कंपनी को जिम्मा दिया है, जो जल्द ही रात के लिए सेटअप लगाएगी। લાઇટિંગનું બધું કામ અમે લોકો અમદાવાદની એક કંપનીને આપેલું છે, જે ધીરે ધીરે ચાલુ કરવામાં આવશે। ओरेवा कंपनी के मालिक का दावा था कि मरम्मत के बाद पुल अगले 8 से 10 साल चल जाएगा, लेकिन वो एक हफ्ते भी नहीं टिक पाया। हैरानी की बात यह है कि मरम्मत करने वाली कंपनी को खुद इस पुल की मजबूती पर संदेह दिख रहा था। हमने नई तकनीकी जरूरतों के आधार पर जो मरम्मत की है, उससे ये 8 से 10 साल चल जाना चाहिए। इस पर कोई सवाल ही नहीं है। यह है मोरबी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ओरेवा की फर्म अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच टेंडर। इसके तहत पुल की नए सिरे से मरम्मत, रखरखाव
और संचालन के लिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। नए सिरे से मरम्मत में कम से कम 8 से 10 महीने लगने थे, लेकिन इसे 7 महीने से पहले ही खोल दिया गया। मोरबी से तनुश्री पांडे के साथ अंकित त्यागी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी को केबल ब्रिज को लेकर अजंता मैन्युफैक्चरिंग और मोरबी नगरपालिका के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मिली है। अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मोरबी नगरपालिका के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें 15 साल यानी 2037 तक के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मरम्मत के लिए 8 से 10 महीने का समय मिला था। मरम्मत के बाद जनता के लिए ये पुल खोला जाना था। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं किया गया। ओरेवा कंपनी का नाम पिछले 24 घंटों में, या बल्कि मैं कहूं तो पिछले 18 घंटे में लगातार आप टीवी और न्यूज़ पर सुन रहे होंगे। ये वही कंपनी है जिसको मोरबी के अंदर 140 साल पुराने सस्पेंशन ब्रिज को रिपेयर करने का, मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। हम इस वक्त मोरबी राजकोट हाईवे पर हैं। घटना जहां पर हुई उससे करीब 24 किलोमीटर दूर अगर आप इस हाईवे पर आएंगे तो आपको ओरेवा कंपनी का ये ऑफिस, ये द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये दफ्तर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है कि ये कंपनी घड़ियाँ बनाती है, अलार्म घड़ी बनाती है, हाथ की घड़ी बनाती है, टेलीफोन बनाती है, कैलकुलेटर बनाती है। 1971 से इस धंधे में है, पर कहीं पर भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कंपनी किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन, रिपेयर का, मरम्मत का कोई काम भी करती है। हम यहाँ पहुँचे थे इस उम्मीद में कि यहाँ कुछ अधिकारियों से बात करेंगे, क्योंकि जब से ये हादसा हुआ है कल शाम 6:30 बजे से इस कंपनी के एक भी अधिकारी या डायरेक्टर ने ना तो प्रेस में आके कुछ कहा है, ना ही जो हमने कोशिश करी है उन्हें फ़ोन करने की, बात करने की, उसका कोई जवाब दिया है। यहाँ पहुँचे तो बताया गया कि कंपनी बंद पड़ी है, दिवाली की छुट्टियाँ हैं, सिर्फ गार्ड यहाँ पर हैं। इस कंपनी के यहाँ पर और भी कई दफ्तर हैं, इसके बिल्कुल साथ में लगी हुई एक और बड़ी इकाई है इनकी। और इसी सड़क पर अगर आप 250 मीटर आगे जाएंगे तो एक बहुत विशाल इकाई अजंता क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग के नाम से इस कंपनी की है। उसके बिल्कुल सामने एक फार्म हाउस भी इसी कंपनी का है। लेकिन जो करार हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में लगा है मोरबी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ओरेवा कंपनी के बीच का, वो कई सवाल खड़े करता है। एक कंपनी जो अपने आप को बताती है कि वो घड़ियाँ और टेलीफोन बनाती है, CFL बनाती है, ई-बाइक बनाती है, उस कंपनी को बिना किसी जांच के, बिना किसी टेंडर के, बिना किसी एक्सपीरियंस के इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कहा गया कि 8 से 12 महीने में ये पूरा काम कर लेंगे, उसके बाद इसे जनता के लिए खोला जाएगा। जनता को इस पे आने के लिए पैसे देने होंगे, टिकट जो है ये कंपनी तय करेगी और हर साल 15 साल तक इस टिकट का वो पैसा बढ़ा सकेगी। इस तरीके की जो एक उदारवादी, एक इतना कॉन्ट्रैक्ट जो इनको दिया गया, उसके पीछे का कारण क्या था? बिना टेंडर के कलेक्टर और म्युनिसिपल अधिकारियों की मौजूदगी में कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया मार्च 2022 में? और अब जब ये हादसा हो गया है तो ना तो कंपनी कुछ कह रही है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोरबी की अपना पल्ला झाड़ने के लिए ये बात कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं था। ये जो शुरू करा गया ये हमारे से बिना पूछे शुरू करा गया, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के शुरू करा गया। 4 दिन तक सैकड़ों लोगों को, पूरे मोरबी को पता था कि टिकट लेकर उस पुल पर जा सकते हैं, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आंख मूंद कर इस हादसे के इंतज़ार में बैठी रही। कई बड़े सवाल हैं, जांच अभी शुरू हुई है, लेकिन जिन लोगों की जान इसमें चली गई इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से, उनके परिवार के लिए इन सब चीज़ों के कोई मायने नहीं है। कैमरा पर्सन पवन के साथ अंकित त्यागी, मोरबी, एनडीटीवी। मोरबी में हुए इस हादसे में 130 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जहां कई लोगों की जान जा चुकी है और अब इन परिवारों के लिए हमेशा के लिए सब कुछ बिखर चुका है। देखिए तनुश्री पांडे की ये रिपोर्ट। मेरे चाचा के 2 लड़के थे, उसकी बीवी थी, उसके
दोनों भाई के दो दो बच्चे थे, एक हमारी बहन थी उसके 2 बच्चे थे, टोटल 8 आदमी थे। उसमें एक हमारा जो भाई था उसकी बीवी बच गई, बाकी 7 डेड हो गए। कल वो लोग वहीं पुल पे गए हुए थे? जी हाँ, हमारी बहन आई थी जामनगर से, उसको लेके घूमने गए थे। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसे में अब तक मारे गए 141 लोगों में से 47 बच्चे हैं। रविवार शाम घूमने के लिए उस पुल पर आए इन लोगों का जैसे मौत इंतजार कर रही थी। 7 महीने बाद खुले इस पुल के केबल टूटने से कुछ ही पल में कई हंसती खेलती जिंदगियां मौत के आगोश में समा गईं। मरने वालों की तादाद रविवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक बढ़ती रही और इनके साथ सैकड़ों परिवारों पर दुख का पहाड़ टूटता जा रहा था। राजकोट से बीजेपी सांसद मोहन भाई कुंदरिया के ही परिवार के 12 लोग इस हादसे में जान गंवा बैठे। मोहन भाई रात भर राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर मोरबी के इस सरकारी अस्पताल में घायल पहुंचते रहे। हादसे का ब्यौरा बताते रहे। असमिन भाई, आप कल उस ब्रिज पे मौजूद थे जब ये दुर्घटना हुई? कितने बजे का समय रहा होगा? 6:30 बजे। और कितने लोग उस ब्रिज पे होंगे? 400 से 500 जना था। 400 से 500। आप मुझे आपने टिकट कोई खरीदा था? आप मुझे दिखा पाएंगे टिकट कोई? तो ये वो टिकट है, मैं आपको दिखा दूं, ये अश्विन भाई हमें दिखा रहे हैं। 17 रुपए का ये टिकट है जो सभी लोगों को बेचा गया था। और इसमें ओरेवा का, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ओरेवा कंपनी का ब्रांडिंग भी आपको दिखेगा। आप कब से आप यहीं पे बैठे हैं? कल से? हाँ, कल शाम से यहीं पे बैठे हैं। मोरबी की मच्छू नदी पर बना 100 साल पुराना ये पुल ब्रिटिश दौर का था। गुजरात की ओरेवा कंपनी ने 7 महीने तक इसकी मरम्मत का काम किया। ओरेवा घड़ी बनाती है और बुनियादी ढांचों से जुड़े ऐसे प्रोजेक्ट का उसका अनुभव नहीं है। कंपनी ने 2 करोड़ रुपए की लागत से पुल की मरम्मत का काम एक छोटी कंपनी को ठेके पर दे दिया था। हम ठीक ब्रिज के नीचे खड़े हैं और आप एक बार ब्रिज का पूरा लेंथ देखिए कि कितना बड़ा ब्रिज है। ये केबल ब्रिज था, गुजरात का हिस्टोरिकल ब्रिज है। जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ऑलरेडी एक जर्जर हालत में था। जब सरकार ने रियलाइज किया इसको मार्च में कि इस ब्रिज को रेनोवेट करने की बहुत जरूरत है, सरकार ने इस ब्रिज को बंद किया। ओरेवा ग्रुप नाम की एक कंपनी को रेनोवेशन का कार्य सौंपा गया। ओरेवा ग्रुप ने इस ब्रिज को 26 अक्टूबर को, जब गुजरात में न्यू ईयर मनाया जाता है, हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए हुए इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया। मोरबी से तनुश्री पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर राजनीतिक सियासत जारी है, वो भी तब जब गुजरात में चुनाव की घोषणा होने वाली है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल स्कूल में शिरकत की और कहा कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। मोरबी के हादसे में मारे गए लोगों को सरदार वल्लभ भाई स्कूल के बच्चों ने कुछ इस तरह याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया। पूरे देश की संवेदनाओं को झंझोड़ने वाली ये दुर्घटना ने न केवल गुजरात, पूरे देश के लोगों के मन को दुखी और आहत किया है। मैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो सभी मृतक व्यक्तियों के बच्चों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर शांति मिले। अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर सरदार पटेल स्कूल पहुंचे थे। वो शायद बीजेपी के पहले बड़े नेता हैं जिन्होंने इस स्कूल के किसी भी कार्यक्रम में शिरकत की। और सरदार ने कई प्रकार के ऐसे काम किए जो आज देश की जनता को सामने है और देश में एक आम राय बनी हुई है कि शायद सरदार देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश अभी जिस समस्याओं का सामना कर रहा है उसमें से बहुत सारी समस्याओं का सामना न करना पड़ता।
हालांकि अमित शाह ये बयान कई बार दे चुके हैं, लेकिन सोमवार को उनके बयान के मायने अलग इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि वो स्कूल के बच्चों को संबोधित कर रहे थे। दरअसल बीजेपी कांग्रेस को लेकर इस मुद्दे पर हमेशा हमला बोलती रही है। शाह ने बच्चों को याद दिलाया कि सरदार पटेल की तरह बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मशहूरी के लिए नहीं काम किया। आजादी के बाद 500 से अधिक रियासतों में विलय में भी सरदार पटेल का ही योगदान है, लेकिन भारत रत्न मिलने से लेकर उनका स्मारक बनाने और उनके विचारों को संकलित करने में कई साल लग गए। उधर सरदार पटेल विद्यालय के कई पूर्व छात्रों ने गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा का विरोध किया। विद्यालय के 237 पूर्व छात्रों ने विद्यालय प्रबंधन को एक ईमेल भेजकर अमित शाह की यात्रा का विरोध किया है। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर देश भर में अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां उन्हें याद करती रहीं, लेकिन जिस तरह कुछ राजनीतिक दल उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं, उस पर सवाल उठाए जाने लाजमी हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में फिलहाल उद्योगों के राज्य से बाहर जाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ आदित्य ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स राज्य के बाहर जा रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि उनकी सरकार आने के बाद कई प्रोजेक्ट्स राज्य को मिले हैं। वहीं पिछली सरकार के कार्यकाल में कई प्रोजेक्ट्स राज्य से बाहर चले गए। देवेंद्र फडणवीस ने पहले राज्य में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और बाद में आरोप लगाए कि महाराष्ट्र से बाहर जो प्रोजेक्ट्स गए हैं उसके लिए महाविकास आघाड़ी सरकार जिम्मेदार है। जो प्रकल्प मार्च 21 में ही गुजरात चला गया, जिस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की एमवीए की सरकार थी, आज बताया जा रहा है कि वो प्रकल्प हमारे समय गया है। सैफरान का जो प्रकल्प 1 साल पहले शुरू हो गया, वो बताया जा रहा है, जो हैदराबाद गया वो बताया जा रहा है कि हमारी सरकार में गया। एक प्रकार से महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से बाहर दूसरे राज्य में गए हुए हैं। राज्य में शिंदे सरकार आने के बाद से आदित्य ठाकरे राज्य के बाहर जाने वाले प्रोजेक्ट को लेकर हमलावर रहे हैं। पिछले महीने गुजरात सरकार ने वेदांता फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ का करार किया है। 2015 से इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में लाने की कोशिश की जा रही थी। केंद्र सरकार की ओर से 3 बल्क ड्रग पार्क बनाए जा रहे थे और हर एक प्रोजेक्ट की कीमत 1000 करोड़ की थी। इसके लिए महाराष्ट्र को एक प्रमुख दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ये प्रोजेक्ट गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश चले गए। पिछले गुरुवार केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि टाटा और एयरबस मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट की कीमत 22,000 करोड़ रुपए है और इस प्रोजेक्ट को भी गुजरात ले जाया गया। आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के आरोपों को गलत बताया। फेक नैरेटिव का हमने अभी सीखा नहीं उनसे और सीखना भी नहीं चाहते। जो भी है लोगों के सामने अभी जो मैंने टाइमलाइन पढ़ के दिखाई, वेदांता फॉक्सकॉन हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बल्क ड्रग पार्क हो, प्रस्ताव तो हमने दिए थे। जो भी मेरिटोरियस हम मांग रहे थे वो हमारे हिस्से में नहीं आया, हमारे राज्य के हिस्से में। दुख इसी बात का है। इस पूरे मामले में राज्य के दूसरे पार्टी भी बयान देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया, तो वहीं राज ठाकरे भी इस मुद्दे पर बात करते नजर आए। पंतप्रधान हे देशाचे आहेत, प्रधानमंत्री देश के हैं और उनके लिए सभी राज्य समान होने चाहिए। एक राज्य हे त्यांच्या समान मुलांसारखं असलं पाहिजे। दुख इस बात का है कि जो प्रोजेक्ट बाहर आ रहे हैं वो गुजरात जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का विचार विशाल होना चाहिए और वो देश का होना चाहिए। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स राज्य के बाहर जा रहे हैं और इसे लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये एक चुनावी मुद्दा भी बनने वाला है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक और राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सबसे प्रदूषित शहर ने बढ़ाई चिंता।
बदलावों के बाद भी हर साल की तरह इस साल भी ठंड शुरू होते ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सबके लिए परेशानी की वजह बन गया है। पराली भी इसके लिए जिम्मेदार बताई जा रही है, क्योंकि इससे प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे खास जो ये है कि हर बार की तरह इसको लेकर इस बार भी सियासत जो है वो तेज हो गई है। दिल्ली की हल्की धुंध को प्रदूषण ने गहरा कर रखा है। इसकी वजह से आंखों में जलन और खराश की शिकायतें आम हो गई हैं। और मौसम को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उनके मद्देनजर आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली के प्रदूषण में इसका हिस्सा सबसे ज्यादा 26% तक है। पंजाब और हरियाणा की प्रदूषित हवा दिल्ली और उत्तरी भारत के दूसरे इलाकों में भी घूम रही है। हवा की कम गति और कम तापमान से प्रदूषित तत्वों का तितर-बितर होना आसान नहीं है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या है, वो राज्य की समस्या नहीं है। जब तक सभी लोग मिलकर के प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इसका समाधान नहीं संभव है। उसमें केंद्र सरकार को भी लगना पड़ेगा, राज्य सरकारों को भी लगना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी आज देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रही, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 370 तक पहुंच गया। ये वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। कुछ हिस्सों में AQI 400 से ऊपर रहा, जो सिवियर कैटेगरी में आता है, यानी सेहत के लिए नुकसानदेह माहौल। ऐसे में लोगों को बाहर जाकर कसरत वगैरह करने से बचना चाहिए। पराली के जलने से प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि उनके सामने और कोई रास्ता नहीं है। हमें पराली जलाने से खुशी नहीं होती, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। कम से कम हर एकड़ के लिए 6,000 रुपए का मुआवजा मिले, जिससे हम इस समस्या से दूसरे तरीके से निपट सकें। सभी सरकारें सिर्फ नोटिस जारी करती हैं। भगवंत मान सरकार भी पिछली सरकारों की तरह ही काम कर रही है। सरकार ना कुछ दे रही है, ਜਾਂ ਤਾਂ 6,000 रुपया कि 1 एकड़ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। सारियां मजबूरियां जी साडे कोले। हम लोगों के पास 2 से 3 एकड़ जमीन है। हमारे पास इतनी जमीन नहीं कि हम पराली इकट्ठी कर सकें। न सरकार हमें मदद देती है और न ही कोई विकल्प। वो समस्या से बचते हैं और हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। दिल्ली से प्रियांशी शर्मा की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन से सिटी सेंटर शो में फिलहाल बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी गौरी प्रसाद को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।